व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड वाला टॉपिक, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा होमवर्क मिलेगा, वो ज़रूर पूरा करना और इकोनॉमिक्स में परफेक्ट करते चलना। लेट्स बिगिन। तो चलिए जी, शुरू करते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखो, सबसे पहले आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप। दो सवाल बनते हैं यहाँ से, एक्सेस डिमांड क्या है और इन्फ्लेशनरी गैप क्या है। देखो लिखा हुआ है, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एडी ज्यादा है एएस से फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने। डायग्राम आपको काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत ब्राइट है। थोड़ा सा इसको मैं अगर ब्राइटनेस कम कर देता हूं तो आपको क्लियर दिखेगा। देखो, इस तरीके से होता है कि हमारे पास हम लोग जब बनाते हैं डायग्राम तो हमें सिंपली ये देखना होता है कि इकोनॉमी में ये वाला जो 45 डिग्री का लाइन है ये आपका एएस का कर्व हो गया, ठीक है। इसके साथ ये वाला आपका एडी का कर्व हो गया, सी प्लस आई। अब अभी आप मल्टीप्लायर में पढ़ के आए थे कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आती है तो इनकम बढ़ जाती है, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा या 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा तो इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। अब इनकम अगर बढ़े तो लोग डिमांड भी बढ़ा देंगे। डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो हुआ क्या अब इस सिनेरियो में, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ी इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। डिमांड बढ़ी तो अब नया डिमांड कर्व आपने ये बना दिया। पहले डिमांड कर्व ये था, अब डिमांड कर्व ये हो गया। पहले एडी और एस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये इक्विलिब्रियम था। अभी एडी और एस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फर्क पड़ जाता है। तो अगर डिमांड जो है वो ज्यादा होती है उसी को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमी जो ऑपरेट कर रही थी वो तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही थी, इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोल रहे थे। अब हो क्या रहा है, सप्लाई तो इतनी है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो इसके बीच में ना ये गैप आ गया, ये गैप आ गया। समझ रहे हो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 यूनिट्स की डिमांड होगी और सपोज डिमांड हो गई 25, तो 5 यूनिट की वो जो एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है उसकी सप्लाई तो पूरी हो नहीं पाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। कभी भी शॉर्टेज हो तो इकोनॉमी में महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। दैट इज वाई इस गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशनरी गैप। इसी गैप को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप। तो अगर आपको सिंपली अपने वर्ड्स में बनाना हो या अपने डायग्राम हाथों से बनाना हो तो बहुत सिंपल है। इसको आप बोलना सबसे पहले एएस, इसको बोलना एडी, ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब डिमांड बढ़ के आ गई, देखो डिमांड ये बढ़ के आ गई। तो अभी आपकी जो कैपेबिलिटी थी ये डिमांड इतनी थी लेकिन अभी ये इतना एरिया और बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो गैप आया इसी गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। महंगाई होगी इससे और कुछ नहीं होने वाला। तो क्या लिखा है देखो, अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट आपने एक्स एक्सिस पे लिए हैं और एडी वाई एक्सिस पे लिया है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे, विच इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई। इट डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। और जो इसके बीच का गैप है and the gap between them is termed as inflationary gap. Inflationary gap refers to the gap by which actual demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment. यानी कि full employment establish करने के लिए जो डिमांड चाहिए था एक्चुअल उससे कहीं ज़्यादा हो गया, इसी को हम inflationary gap बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड हो क्यों रहा है इकोनॉमी में, क्या क्या कारण होते हैं जिस वजह से एक्सेस डिमांड होता है। नंबर 1, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोगों की एबिलिटी बढ़ गई खर्चा करने की। भाई लोगों की अगर प्रोपेंसिटी बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी तो उस सिनेरियो में डिमांड बढ़ेगी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ रहा है। रिडक्शन इन टैक्सेस, अगर सरकार टैक्स को कम कर दे, गवर्नमेंट अगर टैक्स को कम कर दे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। टैक्स कम हो गया तो इनकम ज़्यादा हो गया तो यानी डिमांड ज़्यादा होगी। नंबर 2, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार खर्चे ज़्यादा करे, सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार तो उससे कई गुना इनकम जनरेट होगी, पैसा बढ़ेगा, राइट। उसके साथ साथ फॉल इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स कम हो जाए,
हम बाहर से सामान अब नहीं मंगाते, इंपोर्ट कम हो गए। अगर बाहर से नहीं मंगाते तो अपने देश का सामान खरीदेंगे, है ना। इंपोर्ट कम हो गए यानी हम अपने देश का सामान ज़्यादा खरीदते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, जल्दी से बताइए, इसको हम क्या बोलते हैं। अगर हमारे इंपोर्ट कम हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं इस सिनेरियो में कि हम अपने देश के सामान की डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। राइज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ जाएं तो भी तो डिमांड बढ़ेगी हमारी। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है अगर इकोनॉमी में नए नोट छापे जाएं। अगर इकोनॉमी में नए नोट छापे जाएंगे तो आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, आप डिमांड बढ़ाओगे, सीधी सीधी सी बातें हैं, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर सरकार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर में आप सीख के आए हो, बहुत सारी इनकम बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड होता है। इसके बाद एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या आता है इकोनॉमी पे, मतलब अगर डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे पहले आउटपुट, आउटपुट पे हम कोई चेंज नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि सर इतने जल्दी, इतने कम समय में, शॉर्ट रन में आप आउटपुट पे कैसे इम्पैक्ट दिखा सकते हो, आप दिखा ही नहीं सकते। तो देयर विल बी नो चेंज ऑन आउटपुट, आउटपुट विल रिमेन द सेम, आउटपुट बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन आउटपुट। अच्छा, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी किस पे थी, फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी। भाई इतने छोटे समय में सिर्फ डिमांड बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट पे, आउटपुट पे कब इम्पैक्ट आता है, जब सप्लाई में चेंज हो रहा हो, बट सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ किस में चेंज है, डिमांड में। तो देयर विल बी नो चेंज ऑन आउटपुट, देयर विल बी नो चेंज ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बेसिकली इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है, सेम। देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा आपको पता ही है, इन्फ्लेशनरी गैप आया था, डिमांड ज्यादा होती है तो महंगाई बढ़ती है, तो देयर विल बी राइज इन प्राइस। क्या लिखा है, एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल नोन एज इन्फ्लेशन एज एडी इज मोर देन एएस। ठीक हो गया जी। तो 3 टॉपिक्स आते हैं, एडी होता क्या है, एडी के कॉजेज क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड। व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, अरे बड़ा सिंपल, अगर डिमांड ज़्यादा थी तो उसको एक्सेस डिमांड बोलते थे, डिमांड अगर कम हो जाए तो उसको डेफिशिएंट डिमांड बोल देंगे। देखो ये एएस, ये एडी, ये इक्विलिब्रियम। डिमांड ज़्यादा दिखाई दी तो एक्सेस डिमांड था, डिमांड कम हो अगर, यहाँ पे था C प्लस आई, यहाँ पे आ जाएगा C प्लस आई माइनस डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो इनकम भी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। अब जो गैप आया, इस गैप को क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। जब डिमांड ही नहीं है तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन मतलब चीज़ें सस्ती हो जाएगी। भाई जब कोई लेने वाला ही नहीं है तो चीज़ें सस्ती होंगी या नहीं होंगी, है ना। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में एडी कम होता है एएस से। अच्छा जी, इसके बाद देखो ये डायग्राम वही आ गया, बना हुआ है नीचे, सही हो गया। डिफ्लेशनरी गैप आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ये एएस, ये एडी कम दिखाया हमने, C प्लस आई माइनस डेल्टा आई, इस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, ये वाला गैप। अच्छा, इसके बाद इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पे लिया है, वही एडी वाई एक्सिस पे लिया है। एडी और एएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे, विच इंडिकेट्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से एडी भी कम हो जाता है। इट डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड द गैप बिटवीन देम दैट इज ईजी, जो हमारे पास ईजी है, इट इज टर्म्ड एज डिफ्लेशनरी गैप। इसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। Deflationary gap is the gap by which actual AD falls short of AD required to establish full employment. Deflationary gap वो gap है जिसमें आपका actual AD short हो जाता है, actual AD कम पड़ जाता है to establish full employment. Point F indicates underemployment equilibrium. देखो point F indicates करता है underemployment। ये full employment था यहाँ पे, this is your full employment, और ये जो F है ये वाला, ये आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके क्या रीजंस होते हैं, डिमांड कम कब होगी, उल्टे बिल्कुल, डिमांड जो ज्यादा होने के रीजन थे ना उसके जस्ट अपोजिट। नंबर 1, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप खर्चा कम कर दो, आप खर्च ही ना करना चाहो, डिमांड कम हो जाएगी। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ जाए, अगर चीजें महंगी हो जाए डिमांड कम हो जाएगी।
उसके बाद डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है जी? अगर हम लोग, सरकार अपना खर्चा कम कर दे, सरकार अगर अपना खर्चा कम कर दे तो उस सिनेरियो में लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो डिमांड कम करेंगे वो लोग। राइज इन इम्पोर्ट्स, हम बाहर से ज़्यादा मंगाने लगे तो हमारे देश की डिमांड कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो हमारे देश की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। फॉल इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, पहले हम बाहर बहुत माल बेचते थे, अब हम बेचते ही नहीं हैं तो एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं। उसके बाद फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। इन्वेस्टमेंट कम होने का क्या मतलब है सर? अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम भी कम होगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, डेफिशिएंट डिमांड। सही है, तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से आपका डेफिशिएंट डिमांड देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट कम होना, एक्सपोर्ट कम होना, इम्पोर्ट ज़्यादा होना तो अपने देश का सामान कम बिकेगा ना, गवर्नमेंट का खर्चा कम होना, गवर्नमेंट कम खर्चा करेगा तो लोगों तक पैसा कम पहुंचेगा, ये सारे रीजंस होते हैं। अच्छा, अब क्या इम्पैक्ट होता है डेफिशिएंट डिमांड का आउटपुट पे? बताओ जी फटाफट से। अगर डिमांड ही नहीं है, सपोज फॉर एग्जाम्पल लोग सामान खरीद ही नहीं रहे, तो क्या हमारा स्टॉक ज़्यादा बच जाएगा? हमारे पास स्टॉक बच जाएगा, बहुत सारा इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट डिमांड देयर विल बी इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इट विल फोर्स द फर्म टू प्लान फॉर लेसर प्रोडक्शन। आने वाले सालों में प्रोडक्शन कम होगा। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? भाई जब ऑलरेडी माल बचा हुआ होगा, नया माल बनेगा नहीं तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी। जो लोगों को आ जाएगा भाई जब सामान बनाना ही नहीं तो लेबर का क्या काम है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, बेरोजगारी देखने को मिलेगी, और जनरल प्राइस लेवल गिर जाएगा क्योंकि सामान बिक ही नहीं रहा, प्राइस लेवल गिर जाएगा, सस्ती हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में क्या डिफरेंस होता है? एडी ज़्यादा हो तो एक्सेस डिमांड, एडी कम हो तो डेफिशिएंट डिमांड। इसमें इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है, इसमें डिफ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है। ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी फुल से ऊपर, ये फुल से नीचे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये क्यों होता है? मैंने आपको 6-6, 7-7 रीजन बताए हैं, कोई भी 2-3 लिख सकते हो। आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आउटपुट गिर जाता है, एम्प्लॉयमेंट गिर जाती है। प्राइस इसमें बढ़ जाता है, इसमें कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो यही आता है कि एक्सेस डिमांड होता क्या है और डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, क्या रीजंस हैं और क्या इम्पैक्ट है। अब हमारे पास इस चैप्टर में बचेगा एक छोटा टॉपिक और, जो कि है कि आप इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हो, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को आप कंट्रोल कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे कंट्रोल करना है। अभी आज आप पहले ये टॉपिक प्रिपेयर करो, जब ये हो जाएगा तो फिर हम आगे चलेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको आज पूरा करना है, उसे बहुत अच्छे से कर लेना और देन हमारी काम अच्छे से होता रहेगा। आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलता हूँ मैं कुछ और नई चीज़ों के साथ कल एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स के लिए 9 बजे, BST के लिए 5 बजे, अकाउंट्स के लिए 7 बजे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मेहनत करते रहो क्योंकि मेहनत करोगे तो नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच।